अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेम्परेचर सेंसर मेजर टेम्परेचर एंड चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो सेंसर को मेजर करता हो और चेंज कर दे, टेम्परेचर को किस चीज में चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेंसर। अब हम समझेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेस हॉट एंड कूल, यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें ये महसूस कराती है कि कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है। सेकेंड पॉइंट, थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन ऑल मैटर, सभी प्रकार के मैटर्स जो होते हैं जो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से आपने देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम जाएं तो वहां पर हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इसके बीच में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा होता है जिसके कारण एनर्जी डेवलप होती है और एक थर्मल एनर्जी वहां बिल्ड होती है जो कि हीट के रूप में हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं, जिसमें इसके बीच में एटम के बीच में जो वाइब्रेशंस हैं कम होती हैं, वहां हम उसको कोल्ड कंसीडर करते हैं, और जहां ज्यादा होती है तो हम उसको हॉट कंसीडर करते हैं। तो हमने टेम्परेचर के बारे में एक चीज समझी कि जहां हमें हॉटनेस और कूलनेस का फिजिकली कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है जो हमें रियलाइजेशन करा रहा हो, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। देन टेम्परेचर है क्या, मटेरियल के अंदर, सभी प्रकार के मैटर के अंदर जो मटेरियल है उसमें इस प्रकार का थर्मल एनर्जी रहता है, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, वो भी हम आगे समझेंगे टॉपिक में। टेम्परेचर की बहुत सारी इकाइयां हैं कि उसको मेजर किया जाए कि कोई चीज गर्म है कोई चीज ठंडी है, तो उसको किस तरीके से मेजर करा जाए, उसके लिए कुछ यूनिट्स होती हैं हमारे पास, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। इनमें हम टेम्परेचर को यानी तापमान को मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम बेसिक अंतर जो है इसे समझना स्टार्ट। हम इन तीनों में अंतर पहले देखते हैं कि क्या है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। ऐसा यूनिट में सबसे ज्यादा केल्विन का ही इस्तेमाल किया जाता है, केल्विन ही उसका मेनली यूनिट है। उसके अलावा और भी यूनिट्स बनाई गई हैं, क्यों ये यूनिट्स अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरीके से जस्टिफाई किया गया है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाटर फ्रीज होने का जो है टेम्परेचर बताया गया है जो कि तीनों इकाइयों में है। तो यदि 32 फ़ारेनहाइट है तो यानी कि वाटर जो है वो फ्रीज कंडीशन में है, यानी बिल्कुल ही वो एक सॉलिड अवस्था में आ चुका है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको जमा हुआ मानेंगे, और यदि केल्विन की हम बात करें तो उसमें आएगा हमारे पास 273 केल्विन, यानी वहां पर वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जमी हुई है वाटर की। अब हम अगर बॉइलिंग की बात करें तो वाटर बॉयल हो जाएगा कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। 100 डिग्री पर वो बॉइलिंग पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेल्सियस, और 212 फ़ारेनहाइट पे वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर आप अंतर देखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर तो डिफरेंस 100 का है जबकि यहाँ पर डिफरेंस 180 का है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर और हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो वहां हम इस प्रकार का इकाई लेंगे जो कि हमें एक सटीक और एक्यूरेसी वाला वैल्यू दिखाने में हमारी हेल्प करेगा। तो अगर आप यहां से इस जगह कैलकुलेट करते हैं, यहां से इस जगह कैलकुलेट करते हैं और यहां से इस जगह कैलकुलेट करते हैं, तो फ़ारेनहाइट वाले में आप देखेंगे बहुत ज्यादा सूक्ष्म वैल्यू है जिसको मेजर किया जा सकता है इजीली वे में। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है, 0K यानी केल्विन में, तो उसके बाद का क्या है, 0K एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एब्सोल्यूट 0 होने वाला है, यानी वहां पर टेम्परेचर हम 0 मान के चलेंगे कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा होगा। और अगर वही -73 केल्विन हो जाता है तो हम उसे एब्सोल्यूट 0 में काउंट करेंगे। और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 459 फ़ारेनहाइट पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वहां पर एब्सोल्यूट 0 है।
तो इसका रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है। सभी देशों में अलग अलग प्रकार की इकाइयां इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कई देश सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, कई देश फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं, केल्विन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम सभी देशों ने क्या किया कि एक समझौता कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट आपके देश में बिके। अगर वहां पर सेल्सियस में कोई काम हो रहा है और अगर मैं फ़ारेनहाइट वाला प्रोडक्ट बना के बेचूंगा वहां, तो वहां कोई नहीं खरीदेगा। तो आज के डेट में आप जो भी थर्मामीटर आप देखते हो, ज्यादातर वो आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही कंबाइंड मिलता है। हमारी जो ऑटोमोबाइल की गाड़ियां होती हैं उसमें जो एसी आप देखते हैं उसका टेम्परेचर भी आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि वही गाड़ी सेम दूसरे देश में बिक रही है, वही गाड़ी हमारे देश में बिक रही होगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर, कि अगर मुझे कहीं पर टेम्परेचर को सेंस करना है तो मुझे कौन सा टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करना चाहिए, वो कितने तरीके से टेम्परेचर की जजमेंट को कर सकता है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इसमें जो स्ट्रिप है कुछ इस तरीके की है, कोल्ड कंडीशन में बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, एंड जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो अपना साइज क्या हो जाता है, चेंज कर देती है। तो साइज जब उसके साइज में जब वेरिएशन आ रहा है, इसी वेरिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ डिवाइसेस मिलेंगे इस प्रकार के जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा, सिर्फ उसके नीचे एक ऐसा कंपार्टमेंट लगा हुआ होगा, दैट्स इट। और यहाँ पर गेज होगा, जैसे 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 लाइक दैट। तो जैसे जैसे इस जगह का टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर राइज होगा, वैसे वैसे ये जो नीडल है ये आपको ऑपरेट होते हुए दिखाई देगी। तो इस प्रकार का जो हमारे पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डिवाइसेस होती हैं वो, इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चल रहा है, किसी सोर्स का इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये जल्दी से खराब भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें एक्यूरेसी का तो शायद वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू यहां पर आ रही है तो हम ये मान लेंगे कि 9 आ रही है, लेकिन 9 पॉइंट कितनी आ रही होगी उसकी एक्यूरेसी यहां पर नहीं है, जो कि इसको थोड़ा सा इफेक्टलेस बनाता है। अब देखिए इसको समझते हैं। इसकी जो स्ट्रिप है वैसे वाइंड करके मैंने इसको लगाया और इसके साथ एक नीडल जोड़ दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगी, स्ट्रिप ऐसे घूमेगी, जैसे स्प्रिंग हेलिकली घूमता है। तो जैसे ही इसको ट्रैवल कराएगा तो हमने उसको एक नीडल के साथ अटैच कर दिया जो कि कुछ रीडिंग के साथ दी गई। तो वैसे ही ये रोटेट करने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि वहां पर कितना टेम्परेचर है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर। ठीक है, अब यानी रेजिस्टेंस के बेस पे हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे सेंसर के द्वारा। इसकी अगर मैं रेंज की बात कर लूं तो -200 डिग्री से लेकर के 800 डिग्री हो सकता है। इसकी अगर मैं टाइप की बात कर लूं तो ये एनटीसी और पीटीसी टाइप हो सकता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी यदि एनटीसी टाइप की मैं बात करूं तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चल रही है। जबकि अगर मैं पीटीसी की बात करूं तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, यानी यदि रेजिस्टेंस बदल रहा है तो आपका टेम्परेचर भी बदल रहा है, और दोनों ही क्या हो रहे हैं, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। जबकि यहां पर दोनों एक दूसरे से क्या चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। तो इसमें मेन खेल किस चीज का है कि इस प्रकार का हमारे को एनटीसी पीटीसी देखने को मिलता है, वो होता है कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को लगाने के बाद या कंडक्टर को लगाने के बाद जो एफिशिएंट रीडिंग है जिसकी मैं बात करूं तो -40 से लेकर के 125 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो आसानी से सेंस करता है और एक्यूरेट रीडिंग देता है। लेकिन कई जगह पर, ये तो मैंने बात की एनटीसी टाइप की,
लेकिन कई जगह पर आपको पीटीसी का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जिस जगह पर टेम्परेचर बहुत अधिक माइनस में जाता है और वहां पर अगर आप अच्छी एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको पीटीसी टाइप का इस्तेमाल करना होगा। आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ में आई हो। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं थर्मोकपल्स। थर्ड है हमारा थर्मोकपल्स। ये क्या करेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल यदि गर्म होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने थर्मोकपल लगाया है, यहाँ पर स्ट्रिप लगाई इसकी, और हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ एक वोल्टेज हमें देखने को मिलती है जो बहुत स्मॉलेस्ट वोल्टेज होती है, बहुत हायर नहीं, बहुत स्मॉलेस्ट वोल्टेज होती है, जिसका वेरिएशन हम देख सकते हैं। तो कई जगहों पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, थर्मोडायोड है। डायोड के द्वारा भी हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करवा सकते हैं। जब हमने पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे, लाइक ना ट्रांजिस्टर्स, अब ट्रांजिस्टर जब हमने पढ़े तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर इस वाले पार्ट को अगर एनर्जाइज कर दिया जाए तो होगा क्या, कि जो फ्लो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता। तो हम यहां पर करते क्या है, ये एक सप्लाई ऑफ हीट यहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे सप्लाई ऑफ हीट यहां पर जाएगा, सप्लाई बहुत मामूली मात्रा में होता है जो कि यहां पर बहुत ही रियर चेंज यानी बहुत कम चेंज लेकर के आता है। यानी मान लेते हैं कि पहले आ रहा था V1 दोनों में, जब यहाँ पर एक सप्लाई प्रोवाइड की गई, लेकिन जैसे जैसे यहाँ का हीट बढ़ने लगा तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से फ्लो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी जो सप्लाई मैंने यहाँ से दी वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। और ज्यादा होने से क्या होगा कि अब जो वेरिएशन आया सिग्नल में वो क्या आ गया, V2 का वेरिएशन। इसी प्रकार से V3 का वेरिएशन आ गया। तो हमें पता चल सकता है कि इस जगह पर हीट कितना है। इसका भी इस्तेमाल कई जगह करने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं फिफ्थ की, पैरामीटर्स। ये क्या चीज होती है, ये एक ऐसा तरीका है जो आजकल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ऑप्टिकल का। ऑप्टिकल में क्या है कि हमने एक कॉइल लगाया है रेजिस्टेंस टाइप का, जिससे कोई एयर, यानी एयर का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर से, ये एयर जो जा रही है मान लो उसका एक सेपरेट टेम्परेचर है, जब वो जाएगी तो इससे टकराते हुए जाएगी, करेक्ट। और जब इससे टकराते हुए जाएगा तो जो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है ये इससे होता हुआ फ्लो करेगा। तो इस जगह पे वोल्टेज में एक वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, और इस वोल्टेज वेरिएशन के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि यहां से जो एयर गया है वो कितना गर्म है, यानी उसका टेम्परेचर कितना है। जैसे ये मटेरियल है, अगर ये गर्म होता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का बहाव ज्यादा हो सकता है। तो जब मैं इस जगह पर लगाऊंगा और यहाँ से हवा जाएगी तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, गर्म होने लगेगा, और जब गर्म होगा तो यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन पहुंचेगा, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर गया। इसके बाद इसी का ही एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन टाइप। देखिए जब भी कोई हीट किसी जगह से निकलती है तो उसमें एक पर्टिकुलर अपनी वेव लेंथ होती है रेडिएशन की, जिसको जज किया जा सकता है। तो एक हीट है जो किसी चीज में से निकल रही है वहां पर, ठीक है, कोई हीट है जो इस साइड की तरफ निकल रही है, और इसके पॉइंट पर हमने क्या लगा दिया है, रेडिएशन डिटेक्टर। यानी कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पर है जिसमें से कोई हीट निकल रही है तो उसका रेडिएशन कितना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। और एक डिस्टेंस यानी कितनी दूरी पर है और उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या है, उसके द्वारा हम ये जज कर सकते हैं कि आखिरकार यहां पर कितना टेम्परेचर होगा। इसका इस्तेमाल आपको आज के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, जो गन टाइप का एक पार्ट होता है जो बॉडी के कहीं भी पॉइंट पर लगाया जाता है और रेडिएशन के बेसिस पे वो जज कर लेता है कि वहां पर कितना टेम्परेचर है। तो ओवरऑल अभी हमने समझा कि टेम्परेचर सेंसर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है और टेम्परेचर सेंसर के टाइप क्या है। टेम्परेचर सेंसर में अब हम उन सेंसर की बात करेंगे जो सेंसर ऑटोमोबाइल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और अभी हम उसके बारे में समझेंगे।
तो टेम्परेचर सेंसर हमें पता है कि क्या होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करे, हम उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेंसर। आज की डेट में हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वहां पर एज ए टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आइए उसको समझते हैं कौन कौन से हैं। ECT यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर फर्स्ट। सेकंड है हमारा IAT इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। FPS फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। वन बाय वन हम इनके बारे में समझते चलते हैं। इंजन कूलेंट टेम्परेचर यानी इंजन के अंदर जो कूलेंट हम डाल रहे हैं उसका तापमान क्या है वो सेंस करता है। IAT इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर यानी बाहर से जो हवा इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जा रही है उसका तापमान क्या है ये उसको सेंस करता है। FTS फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल जो कि इंजन के अंदर भेजा जा रहा है, भेजने से पूर्व उसका तापमान कितना है उसकी जजमेंट कर। OTS यानी ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जब आप बात करते हो वेरिएबल टाइमिंग्स की। इसके बाद हम बात करेंगे ATS यानी एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ये आपका टाइमिंग में इस्तेमाल होता है, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं। देन ATS जो है यानी एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, ये किस में इस्तेमाल होता है, ऑटो AC के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ETS यानी इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर। इवेपोरेटर जिसको आप कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, ये भी क्या है, AC वाला ही चैप्टर का है, तो उसमें भी ये सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सेंसर दोनों टाइप का हो सकता है, MTC भी हो सकता है, PTC भी हो सकता है। इसके बाद CTS यानी कैबिन कार टेम्परेचर सेंसर, यानी जो आपके, ये भी ऑटोमेटिक AC का ही एक पार्ट है, ऑटो AC का एक पार्ट है, जो कि कैबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां आप देखेंगे तो जो कॉमन वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, T। आप सभी के अंदर देखेंगे कि जो T वर्ड है वो सभी में है। तो ये जितने भी सेंसर्स हैं ये ज्यादातर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर के बेसिस पर काम करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें वायर की संख्या कितनी है इस सेंसर में। ये जो सेंसर है इसके अंदर वायर की संख्या है 2। कितनी वायर हैं, 2 वायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर देखिए जनरली होगा क्या कि यदि इसके ऊपर हीट पड़ेगी, इस सेंसर के ऊपर अगर हीट पड़ेगा तो क्या होगा, जो यहां पर जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी इस जगह पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो कम या ज्यादा हो रहा है। क्यों कम या ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। और जो डिटेक्ट करेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, सेंसर। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हमने 3-3.5 वोल्ट का एक सप्लाई दिया इसको, और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ेगा। देन ये आगे जा रहा है प्रोसेसर के लिए, और यहां से इधर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक सीरीज में अभी बना हुआ है, तो इसमें एक वेरिएशन आएगा। यानी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हो गई, 1 2। अब ये दोनों हो गई, तो अब इसमें एक चेंजिंग आ गया। ये तो वैसा ही रहेगा जैसा था, लेकिन इसमें टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आएगा, और ये ग्राउंड हो रहा है। जब ग्राउंड होगा तो उस समय पर एज ए ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स तो यहां से आ रहा है। उस समय पर क्या रीडिंग बन रही है, क्या वोल्टेज बन रही है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये चला जाएगा आपका प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर इस चीज को कैलकुलेट करेगा कि भैया कितना वैल्यू आ रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है समझने वाला कि भाई आखिरकार यहाँ पे जो सर्किट पूरा हुआ इसमें अभी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कहाँ गया। तो बॉस यहाँ पर जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है उसके अंदर इस फीचर को इनबिल्ट किया गया होता है, ताकि ये आसानी से उसको डिडक्ट कर सके। अब हम समझेंगे कि आखिर इसमें अब क्या क्या इश्यू या प्रॉब्लम्स आ सकती है।
सकती है। देखिए वैसे तो जनरली फिजिकली सेंसर्स को चेक किया जाता है, लेकिन वैसे जनरली क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सिग्नल वोल्टेज लो एंड हाई, यानी कि यहां पर किसी रीजन से सिग्नल एंड वोल्टेज जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है। कम आने का मतलब क्या है, या तो सेंसर डैमेज हो गया या फिर इसके वायर के अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ गया। सेकंड, सिग्नल वोल्टेज हाई, जितना आना चाहिए उससे भी ज्यादा हो गया है, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई सोर्स है जो इसको एप्लीकेबल कर रहा हो, या फिर यहां पर जो रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू है वो खराब हो गई। ज्यादातर वाहनों में जो कि हम एज ए टेम्परेचर सेंसर देखते हैं, ECT, जब वो खराब हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रेडिएटर फैन है, जो आपका रेडिएटर फैन लगा हुआ होता है ना, जैसे इसके पीछे की साइड एक फैन लगा हुआ होता है, तो ये जो फैन यहाँ पे लगा होता है वो राउंड करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। कब? जब इस सेंसर में कोई भी फॉल्ट आएगा। तो किस स्पीड पे घूमेगा वो रेडिएटर का फैन? रेडिएटर फैन किस स्पीड से घूमेगा? हाई स्पीड से। और एक चीज और कि अगर वो हाई स्पीड से घूम रहा है तो इसलिए घूम रहा है क्योंकि वाक्य में इंजन को पता है, इंजन का जो टेम्परेचर है वो ECM को मालूम नहीं चल रहा, और जब नहीं मालूम चल पा रहा तो क्या करेगा, खुली छूट दे दो फैन को चलने की, कि जितना ठंडा कर सकता हो कर पाए, जितना एफिशिएंट तरीके से ठंडा कर सकता हो रेडिएटर को ठंडा करता रहे। अब जब ये सेंसर खराब हो जाता है तो अब हमें ECM को बताना तो पड़ेगा ना कि इंजन का तापमान कितना है, नहीं तो गाड़ी के अंदर फॉल्ट आने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये तो कूलिंग का काम कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी इंजन ओवरहीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। उस केस में जो आपका IAT टेम्परेचर सेंसर है, ये एक दूसरे के डेटा इंटरचेंजेस के लिए काम करता है, इसीलिए इसे हम फेल सेफ बोलते हैं। यानी किसी रीजन से अगर ये ECT सेंसर खराब हुआ तो IAT के डेटा से वो ले पाएगा। कैसे ले पाएगा उसे? मान लीजिए कि जब इसका 40 डिग्री टेम्परेचर था तो इसका 35, फॉर एग्जाम्पल जब इसका 45 डिग्री हुआ तो ये 40 डिग्री, जब ये 30 डिग्री हुआ तो ये आपका मान लेते हैं 25 डिग्री। तो आप देखेंगे कि श्रृंखला बन गया, एक डाटा बन गया इसके पास। तो अगर ये सेंसर हमारा खराब भी हो गया, मान लेते हैं ये अगर मेरे पास खराब भी हो गया, तो मुझे पता चल गया ना कि अगर IAT का 40 आ रहा है तो मैं इसका 45 एज्यूम कर सकता हूँ, इसका 35 आ रहा है अगर IAT का तो मैं इसका 40 एज्यूम कर सकता हूँ। तो इस एज्यूमेशन पे जो आपका इंजन है वो रनिंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। लेकिन यदि ECT सेंसर खराब हो जाए तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको MIL लाइट देखने को मिलेगा, और दूसरा है ओवर हीटिंग केसेस, अगर ओवर हीटिंग होती है तो वो आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था टेम्परेचर सेंसर का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। हमें पता चला इसमें 2 वायर की रिक्वायरमेंट है, एक तो चाहिए सोर्स और दूसरा ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम एक मैप सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, एक बूस्ट प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ मैप सेंसर के साथ IAT सेंसर इनबिल्ड होता है, और इसके साथ भी IAT सेंसर इनबिल्ड होता है। ये आपका पेट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल इंजन में, और ये आपका डीजल इंजन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें पता है कि जितने भी प्रेशर सेंसर होते हैं उनमें 3 वायर होता है। तो जो भी हमारा प्रेशर सेंसर है उसमें कितने वायर हैं? 3। लेकिन जैसे ही हम एक टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे तो वहां पर वायर कितनी हो जाएगी? 4। तो ये तो चलिए मान लेते हैं सिग्नल है, तो इसका अपना भी कोई ग्राउंड का वायर होगा ना, प्रेशर सेंसर का। प्रेशर सेंसर का अपना ग्राउंड का वायर होगा, वही ग्राउंड का वायर यहाँ आगे मिल दिया। तो यानी फाइनली यहाँ पर हमारे पास कितनी वायर देखने को मिल गई? 4 वायर। तो इसीलिए हम कभी कभी मैप सेंसर देखते हैं या कोई भी प्रेशर सेंसर देखते हैं, यदि उसमें 4 वायर दे रखी हैं, यदि उसमें 4 वायर दे रखा है और वो सेंसर आपका पीजो रेजिस्टिव टाइप है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर इनबिल्ट किया गया है। तो ये चीजें हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से टेम्परेचर सेंसर का जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं।
अभी इन सभी सेंसर्स की जो एप्लीकेशन है, यानी इनके लगाए जाने से क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलने वाला है, इस चीज की जानकारी हम आगे चल करके समझेंगे पर्टिकुलर 1 बाय 1 ऑफ द सेंसर्स में। अभी सिर्फ हम टेम्परेचर सेंसर समझ रहे हैं, जो कि कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे यूज करना है उसको, कौन सा हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फॉल्ट आने के चांसेस हैं, हमारी गाड़ियों के अंदर कितने टेम्परेचर सेंसर लगे हुए होते हैं, वो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है।